students, this is Radhika Kaur with the session number 11th of your chapter tissues. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about question answers of our NCERT textbook. Actually, to be true, I am telling you right now that I have skipped 2 or 3 questions from the exercise because normally मैंने क्या देखा है, आप लोग क्या करते हो, normally students क्या करते हैं, वो question answers सेशन ही लेते हैं, जो कंटेंट सेशन होते हैं उन पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं. बट 100 क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ. वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको कंटेंट से जब आप क्लियर करोगे, सेशंस वाइज सेशन स्टडी करोगे, तो आपको ऑलरेडी वो आते होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उनमें. देयरबाय आई स्किप दोज अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हियर. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू क्या है? As I told you, a tissue may be defined as a group of cells which are similar in structure and functions and have a common origin. Tissue क्या होता है? Tissue क्या होता है? Group of cells, cells का एक group which is similar in structure, जो structures में similar होता है and functions में similar होता है and have a common origin, और उसकी जो origin होती है वो common होती है. That is, वो cells जो structure में और function में similar होते हैं. Clear? वो सेल्स जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस में सिमिलर होते हैं, जिनकी कॉमन ओरिजिन होती है, वो क्या करते हैं, उनका जो क्लस्टर होता है उसी को हम टिश्यू बोल सकते हैं. क्लियर? अ टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें टिश्यूज की यूटिलिटी क्या है? एक्चुअली इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस. इतना तो हम सभी जानते हैं, मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर करा रही थी तभी ये वाली बात डिस्कस करी थी कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स से, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड रहते हैं, जबकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल रहता है. क्लियर? इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. दिस इज नोन एज डिवीजन लेवर. इसी की वजह से क्या होता है, डिवीजन लेवर होता है. दिस enables them to perform all life activities very efficiently. अब क्या है, हर सेल हर टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन है. क्लियर? उनके लिए हमने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस दिए हुए हैं. उसकी वजह से क्या होगा, इट विल enable them to perform all life activities very efficiently. वो सारी लाइफ एक्टिविटीज को काफी इफिशिएंटली कर पाएंगे. बट ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही सेल होता है जिसको सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. दिस इज द रीजन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है देन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज. जो सिंपल टिश्यूज हैं उनके टाइप्स बताने हैं आपको. In plants, 3 type of simple tissues are present. Plants में 3 टाइप के simple tissues present होते हैं, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. parenchyma, collenchyma and sclerenchyma तीनों के बारे में डिटेल्ड स्टडी में ऑलरेडी आपको लास्ट सेशंस में करा चुकी हूँ, वहां से स्टडी कर सकते हो. ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके होंगे आई होप. तो आपको parenchyma, collenchyma की फंक्शंस, उनकी स्ट्रक्चर्स या फिर वी कैन से उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्लियर? So the thing is, in plant 3 types of simple tissues are present: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So the next question is, where is apical meristem found? एपिकल मेरिस्टम कहाँ मिलता है? अभी आप सोचो कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, तो यदि आपने लास्ट सेशंस करे हुए हैं तो आपके लिए इसका आंसर देना इजी होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है उसी का एक टाइप होता है एपिकल मेरिस्टम. क्लियर? एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड एट द टिप्स ऑफ शूट एंड द रूट. जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पे मिलता है हमें, जो शूट्स हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम शूट्स की टिप्स पे मिलता है, और रूट एपिकल मेरिस्टम हमें रूट्स की टिप्स पे मिलता है. क्लियर? दैट द एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड एट द टिप्स ऑफ द शूट एंड द रूट्स. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट. ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क में पूछ चुकी थी एंड आपको वहाँ पे उसका आंसर भी दे चुकी हूँ. But now you have to check out your remembrance. By the way, I'm telling you, the tissue which makes the husk of coconut is sclerenchyma. Clear?
जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वही टिश्यू होता है जो कोकोनट के हस्क का फॉर्मेशन करता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको डिटेल में स्टडी करा चुकी हूँ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उन्हें समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो फ्लोएम जो होता है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन शेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीड ट्यूब्स, कंपेनियन शेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये चारों क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही पूछा है दैट व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, बट ऑब्वियसली आप इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी सेशंस में कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। कौन से टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो आंसर इज मस्कुलर टिश्यूज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। एक जो न्यूरॉन होता है वो कैसा दिखता है? एक्चुअली न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू विच सर्व्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। न्यूरॉन क्या होता है? जो हमारा नर्वस टिश्यू है उसकी यूनिट होती है, जिसकी वजह से जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसमिट हो पाते हैं। क्लियर। इट लुक लाइक अ थिन ट्री हैविंग अ लार्ज सेल बॉडी एंड अ लॉन्ग टेल कॉल्ड एक्सोन। ये क्या होता है? एक थिन ट्री की तरह होता है जिसकी लार्ज सेल बॉडी होती है एंड अ लॉन्ग टेल कॉल्ड एक्सोन, और इसकी लॉन्ग टेल होती है जिसको हम एक्सोन बोल सकते हैं। Numerous thin hair-like branches arising from the cell body and vessel end of the axon are known as dendrites। और काफी सारे numerous thin hair-like branches होते हैं जो arise होते हैं cell body से, और we can say by the vessel end of the axon। और जो hair-like branches होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? dendrites बोलेंगे। तो क्लियर हुआ, न्यूरोनिक ट्री की तरह होता है जिसमें एक्सोन प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती है। एक्सोन एज अ टेल की तरह प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी जो होता है वो लार्ज पार्ट रहता है, और सेल बॉडी और एक्सोन से डेंड्राइट्स निकलते हैं। क्लियर। तो न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू व्हिच सर्व्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। इट लुक लाइक अ थिन ट्री हैविंग अ लार्ज सेल बॉडी एंड अ लॉन्ग टेल कॉल्ड एक्सोन। Numerous thin hair-like branches arising from the cell body and vessel end of the axons are known as dendrites. Clear? So the next question is, give 3 features of cardiac muscles. जो cardiac muscles हैं उनके 3 features आपको बताने हैं। So the first is cardiac muscles are made up of highly branched muscle fibers. तो किससे बनी होती हैं? जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हाईली ब्रांच्ड मसल फाइबर्स से मिलके बनी होती हैं। दे हैव लाइट एंड डार्क ट्रांसवर्स बैंड्स। इनमें लाइट और डार्क दोनों ही टाइप के ट्रांसवर्स बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट फैटिग। जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनवॉलेंटरी होते हैं और वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। विदाउट फैटिग। क्लियर। तो समझ में आया क्या? दैट कार्डियक मसल्स आर मेड अप ऑफ हाईली ब्रांच्ड मसल्स फाइबर, दे हैव लाइट एंड डार्क ट्रांसवर्स बैंड्स, एंड द कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट फैटिग। द थिंग इज इनवॉलेंटरी, दैट इज उन्हें हम अपनी विल के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर। वन कैन नॉट मूव देम अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विल। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट फैटिग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ बाइंडिंग टिश्यू। क्लियर। जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं वो बाइंडिंग टिश्यूज होते हैं। इट बाइंड्स स्किन टू अंडरलाइंग टिश्यूज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स विद अनदर। ये क्या करते हैं? जो स्किन है उसको अंडरलाइंग टिश्यूज से बाइंड करके रखते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन्हें एक दूसरे से बाइंड करके रखते हैं। द मेन थिंग इज दैट ये बाइंडिंग टिश्यूज होते हैं विच आर यूज्ड टू बाइंड स्किन टू अंडरलाइंग टिश्यूज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स विद अनदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट मेक अप द जाइलम टिश्यू। नेम देम। कितने टाइप के एलिमेंट्स जाइलम टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्या क्या होते हैं? So xylem is made up of 4 types of cells called xylem elements. Xylem जो है 4 टाइप के सेल्स से मिलके बना होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? xylem elements. Clear? These include tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Clear? क्या क्या होते हैं? tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. तो क्लियर हुआ? There are 4 elements of xylem, that is tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन द प्लांट्स। प्लांट्स में जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से कैसे डिफरेंट रहते हैं। Actually, simple tissues are made up of only one type of cells, whereas complex tissues are made up of more than one type of cells. जो हमारे सिंपल टिश्यूज होते हैं सिर्फ एक टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। इन अ सिंपल टिश्यू ऑल सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन। सिंपल टिश्यू में क्या होता है, सारे सेल्स एक ही सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या होता है, जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। क्लियर? तो कैसे उनमें डिफरेंशिएशन होता है, दैट सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, वेयरएज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सेकंड डिफरेंशिएशन इज दैट in a simple tissue all cells perform the same function, but in a complex tissue different cells have different functions. Clear? Next question is differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. हमें क्या करना है, जो parenchyma, collenchyma and sclerenchyma है उनको उनकी सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो parenchyma है, सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिन। उसकी जो सेल वॉल होती है पेरेन्काइमा की वो थिन होती है। कोलेनकाइमा में सेल वॉल हैज लोकलाइज्ड थिकनिंग्स, उसमें क्या होती है, लोकलाइज्ड थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी सेल वॉल थिक होती है। क्लियर? पेरेन्काइमा में क्या होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। कोलेनकाइमा में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज। क्लियर? वहां पे सेल्यूलोज से मिलके सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था, कोलेनकाइमा में पैक्टोसेल्यूलोज से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल हैज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सेल वॉल पे क्या होता है, लिग्निन्स का डिपोजिशन रहता है। सो दीज वर द डिफरेंशिएशन बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा रहता है उसका क्या फंक्शंस होते हैं। तो स्टोमेटा आर द मेन पोर्टल ऑफ गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज हैं उसका मेन पोर्टल होते हैं। प्लांट्स टेक अप CO2 एंड रिलीज O2 थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स का वर्क क्या होता है, वो CO2 लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं बाय यूजिंग स्टोमेटा। क्लियर? ट्रांसपिरेशन रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द लीफ, thus स्टोमेटा इनडायरेक्टली हैव अ रोल इन रेगुलेटिंग प्लांट्स टेम्परेचर। जो ट्रांसपिरेशन होता है जो स्टोमेटा में होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं उसका जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करके स्टोमेटा रख पाते हैं। Therefore, we can say they have role in regulating plants temperature. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टोमेटा है वो प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाता है, बट जो मेन फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि प्लांट टेक्स अप CO2 and release O2 through stomata. Clear? So the next question is, what is the specific function of the cardiac muscle? जो कार्डियक मसल्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? The cardiac muscles contract and relax through the life of the organism without interruption. क्या होते हैं? जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, मतलब थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में विदाउट इंटरप्शन, कोई इंटरप्शन नहीं होती। दिस हेल्प इन द पंपिंग द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करती है, जो ब्लड्स हैं उनको, उनकी जो पंपिंग है उसको पूरी बॉडी में कैसे पंप आउट करना है उसमें भी ये हेल्प करती हैं। क्लियर? तो क्या हो गया स्पेसिफिक फंक्शन कार्डियक मसल्स का, दैट cardiac muscles contract and relax throughout the life of the organism without interruption, and this help in pumping the blood to all parts of the body. Next question is, how does the cork acts as a protective tissue? जो cork है वो protective tissue की तरह work कैसे करती है? Cork is made up of dead shells whose walls are impregnated with suberin. मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉर्क है वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है और जिसकी वॉल्स जो हैं वो सुबरीन से इम्प्रेगनेटेड होती हैं। दस कॉर्क फॉर्म्स एन इंसुलेटेड लेयर। कॉर्क क्या करती है, इंसुलेटिंग लेयर का फॉर्मेशन करती है, विच मेक्स द सेल इम्परमेएबल टू वाटर एंड गैसेस। जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स हैं वो वाटर और गैसेस से इम्परमेएबल हो जाते हैं।
Thus it prevents loss of water by evaporation, इसीलिए जो evaporation से loss of water होता है उसे ये prevent करके रखती है, and it protects internal tissue against the infection, और ये क्या करती है, जो internal tissues हैं उन्हें infection से protect करके रखती है, thereby cork acts as a protective tissue. So what did we learn today? आज हमने हमारी जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लिया और हमारा जो चैप्टर है द टिश्यूज वो एंड हो गया. In next chapters we will gonna discuss more about our textbook. Till then, good luck.